क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना यूएस आर्मी के चीफ का नाम क्या है? शायद आपको नहीं पता होगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना यानी रशिया की आर्मी के चीफ का नाम क्या है? यह भी शायद आपको नहीं पता होगा। क्या आप जानते हैं कि चीन के सेना प्रमुख का नाम क्या है? शायद यह भी नहीं पता होगा आपको। चलिए इस सवाल को थोड़ा और आसान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के आर्मी चीफ का नाम क्या है? यह थोड़ा आसान सवाल है। आप में से बहुत सारे लोगों को भारत के आर्मी चीफ के बारे में पता होगा, उनका नाम क्या है आप जानते होंगे, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हमारे देश में मिल जाएंगे जो हमारे अपने आर्मी चीफ का नाम नहीं जानते होंगे। अब आखिर में एक और सवाल आपसे पूछते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम क्या है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन है? ये भारत के तमाम शायद ज्यादातर लोग जानते हैं और दुनिया भी अब ये जानने लगी है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है, और उनका नाम है जनरल असीम मुनीर। आज दुनिया में अमेरिका, चीन और रशिया के आर्मी चीफ से ज्यादा चर्चित नाम है असीम मुनीर। हो सकता है कि आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में भी ना पता हो कि आज वो कहां हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन जनरल असीम मुनीर से जुड़ी हर जानकारी आजकल मीडिया की हेडलाइन बन रही है, क्योंकि आज असीम मुनीर पाकिस्तान का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। पाकिस्तान ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर बॉय बनाकर पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। असीम मुनीर ने 8 अगस्त को अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कोरेला के फेयरवेल समारोह में हिस्सा लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ अमेरिका के जनरल हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जनरल हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका के एक जनरल के फेयरवेल में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गए हैं। इसके बाद अमेरिका में एक और कार्यक्रम के दौरान जनरल असीम मुनीर ने 3 ऐसी बातें कही हैं जो किसी भी देश के आर्मी चीफ को शोभा नहीं देती, और ये बातें सुनकर आज आपको भी बहुत क्रोध आएगा, आपको भी गुस्सा आएगा। पहली बात उन्होंने कही, पहला, असीम मुनीर ने कहा पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है और अगर कभी इसके अस्तित्व को खतरा पैदा हुआ तो पाकिस्तान अपने साथ आधी दुनिया को लेकर डूबेगा। यानी साफ साफ एटम बॉम्ब की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमने किसी दिन एटम बॉम्ब इस्तेमाल कर लिया तो आधी दुनिया को हम अपने साथ लेकर डूबेंगे। और आप जानते हैं वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान तो डरता नहीं, अगर हम डूबेंगे तो आपको भी लेकर डूबेंगे। कितनी बड़ी धमकी उन्होंने दी है। दूसरा, असीम मुनीर ने यह कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाया तो पाकिस्तान उस डैम को अपने मिसाइलों से नष्ट कर देगा। और तीसरा, उन्होंने कहा कि भारत एक चमकदार मर्सिडीज कार की तरह है जो तेजी से हाईवे पर दौड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान बजरी से भरे एक डंपर ट्रक की तरह है, और अगर हाईवे पर एक डंपर ट्रक कार से टकरा जाए तो फिर नुकसान किसे होगा। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक पुराना धुराना ट्रक है, डंपर है, और हिंदुस्तान जो है वो एक नाजुक कार है, और पाकिस्तान इस नाजुक कार को कभी भी मसल सकता है। अगर आप इस भाषा पर गौर करें तो यह भाषा एक अनुशासित फौजी की नहीं बल्कि एक आतंकवादी की लगती है। भारत बार बार यह बात कहता रहा है कि पाकिस्तान में मौजूद परमाणु हथियार सुरक्षित हाथों में नहीं है, और ये हथियार कभी भी पाकिस्तान के आतंकवादियों के पास पहुंच सकते हैं। अगर ये परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ लग गए तो आतंकवादी बिना सोचे समझे एक दिन इन हथियारों को किसी भी देश पर चला सकते हैं, कितने भी तबाही कर सकते हैं। लेकिन जनरल असीम मुनीर की ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सेना के हाथों में भी पाकिस्तान के परमाणु हथियार जरा भी सुरक्षित नहीं है, और पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं और वहां के आतंकवादी हैं, उनकी भाषा में, उनकी सोच में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों की सोच एक जैसी है, दोनों की भाषा एक जैसी है, क्योंकि असीम मुनीर जैसा आर्मी चीफ परमाणु हथियारों का उपयोग करके कभी भी आधी दुनिया को मिटा सकता है, और वो ये बात खुलकर कह रहे हैं। आतंकवादी भी तो यही कहते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि अमेरिका जैसे देश जो आतंकवादी से लड़ाई की बात करता है, डोनाल्ड ट्रंप जैसा नेता जो आजकल सिर्फ
युद्ध रुकवाने और शांति संधि करने की बातें करते हैं, उनके देश में डोनाल्ड ट्रंप की ठीक नाक के नीचे पाकिस्तानी आर्मी चीफ परमाणु हथियारों से आधी दुनिया को मिटाने की धमकी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नाक के नीचे बैठकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख अमेरिका के ही एक सहयोगी देश भारत को कुचलने की बात कर रहे हैं। भारत के एक डैम को अपनी मिसाइल से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार भी असीम मुनीर के इन बयानों की आलोचना नहीं की, एक बार भी असीम मुनीर को रोकने की कोशिश नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर के बयान पर बिल्कुल चुप हैं। ऐसा लगता है जैसे मन ही मन खुश भी हो रहे हों। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने असीम मुनीर के इस बयान पर एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने असीम मुनीर के इन बयानों का संज्ञान लिया है और कहा है कि परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। दुनिया आज खुद देख सकती है कि ये बयान कितने गैर जिम्मेदार हैं और इससे पाकिस्तान की परमाणु नियंत्रण प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा होता है, खासकर जब वहां की सेना का आतंकवादियों से गहरा रिश्ता हो। अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यह बेहद खेदजनक है कि ऐसे बयान किसी तीसरे मित्र देश की भूमि से दिए गए हैं और यह मित्र देश है अमेरिका, जिसे हम कह तो रहे हैं मित्र देश, लेकिन शायद अब हमारा मित्र देश रहा नहीं। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो परमाणु ब्लैकमेल के सामने झुकेगा नहीं और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, ऐसा भारत सरकार ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है। यह स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है, यह भारत की प्रतिक्रिया है। पाकिस्तानी प्रवासियों के जिस कार्यक्रम में जनरल असीम मुनीर ये भाषा बोल रहे थे, ये धमकियां दे रहे थे, उस कार्यक्रम में शामिल लोगों को इस हॉल के अंदर मोबाइल फोन या कोई भी डिजिटल डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं थी। यानी किसी ने भी असीम मुनीर के इन बयानों को रिकॉर्ड नहीं किया है, इसका कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है। और इस जो सारी जानकारी आ रही है बाहर, ये उन लोगों के कहने से आ रही है जो लोग उस हॉल में मौजूद थे और बाहर आकर उन्होंने जो पत्रकारों से बातें शेयर की हैं, उन लोगों के आधार पर, उन लोगों के बयानों के आधार पर, उन लोगों की गवाही के आधार पर ये बातें सामने आ रही हैं। वरना अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि असीम मुनीर का ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें वो ये बातें कह रहे हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस हॉल के अंदर मोबाइल फोन ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए किसी ने भी ये वीडियो नहीं बनाया है। यानी असीम मुनीर ने यह धमकी तो दी है लेकिन उसके सबूत नहीं छोड़े। और आज डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों को रोकने के लिए अलग अलग देशों को धमका रहे हैं। ईरान पर परमाणु बम बनाने का आरोप लगाकर अमेरिका ने अभी हाल ही में ईरान पर हमला तक कर दिया, यह कहकर कि परमाणु हथियार वो बनने नहीं देंगे और किसी देश में। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का नया दोस्त असीम मुनीर खुलकर परमाणु बम की धमकी दे रहा है, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के देश में बैठकर। अब तक पाकिस्तान के नेता और वहां के आर्मी चीफ पाकिस्तान की भूमि से भारत को इस तरह की धमकियां देते थे, लेकिन शायद यह पहली बार है जब पाकिस्तान का एक आर्मी चीफ अमेरिका जाकर वहां से भारत को खुलेआम धमकी दे रहा है। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को धमकी दे रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर खामोश बैठे हैं। आज विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक में भी असीम मुनीर के इस बयान पर भारत में चर्चा हुई है और इस समिति के सदस्य और इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इसके बारे में आज जानकारी दी है। आप लोग तो मुझे पूछ रहे थे कि जनरल मुनीर का जो न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग जो कहते हैं कि वो न्यूक्लियर तलवार हमारे तरफ दिखाए अमेरिका से, कि इसके बारे में भी चर्चा हुआ। मैं आपको कह सकता हूं कि इस विषय के ऊपर प्रश्न तो पूछा गया था और जवाब फॉरेन सेक्रेटरी साहब का था कि इस विषय पे हमारी मीटिंग की शुरुआत के समय एक स्टेटमेंट भी हमारे मिनिस्ट्री ने इश्यू की है कि ये बिल्कुल हम कभी भी सीरियसली नहीं ले सकेंगे। ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत कभी नहीं टॉलरेट करेंगे इस देश में। और कि मुनीर जी ने एक देश जो हमारे अच्छे दोस्त वाले देश हैं उनके भूमि पे खड़े होकर इस किस्म की चीज कहा, ये तो अच्छा नहीं लगा और इस संदेश पे हम
सबको बता देंगे। भारत के बाद अमेरिका आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसका जन्म ही धर्म के आधार पर हुआ था। इस्लाम धर्म के आधार पर पाकिस्तान का जन्म हुआ था। दोनों देशों में कोई समानता नहीं है, अमेरिका में और पाकिस्तान में। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर की दोस्ती पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर असीम मुनीर में ऐसा क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल असीम मुनीर से इतने प्रभावित हैं? ऐसा क्या है असीम मुनीर में कि बार बार पिछले एक महीने में अगर आप देखें ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह दूसरी बार है जब वो पाकिस्तान गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ना तो कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अपने यहां लंच पर व्हाइट हाउस बुलाया, ना कभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को उन्होंने लंच पर बुलाया। लेकिन जनरल असीम मुनीर पिछले 2 महीने में 2 बार अमेरिका जा चुके हैं। आज पाकिस्तान की राजनीति और पाकिस्तान की सेना दोनों में सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं जनरल असीम मुनीर, और असीम मुनीर ही पाकिस्तान का नया चेहरा है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ के राष्ट्रपति बनने की पुरानी परंपरा रही है। आपको याद होगा इससे पहले जनरल याह्या खान, जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ रहते हुए तख्ता पलट करके पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन चुके हैं, और अब ऐसा लगता है कि जनरल असीम मुनीर भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हैरान मत होइएगा अब से कुछ समय के बाद अगर आपको यह पता चले कि जनरल असीम मुनीर ही पाकिस्तान के अगले राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि इस समय पाकिस्तान में उन्हें रोकने वाला कोई नहीं और उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आज वो पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुके हैं, लेकिन आज से केवल 3 साल पहले यही जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान में हाशिए पर थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे उनकी किस्मत पलटेगी। असीम मुनीर को पाकिस्तान का मुकद्दर का सिकंदर कहा जाता है, क्योंकि अपने करियर में उन्हें हर मौका अपनी तेज किस्मत की वजह से ही मिला है। आर्मी चीफ बनने से पहले जनरल असीम मुनीर आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं, और अक्टूबर 2018 में यह पद भी उन्हें अपनी किस्मत से ही मिला था, क्योंकि तब तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की उन पर विशेष मेहरबानी थी। लेकिन 8 महीने के बाद ही जून 2019 में तब के प्रधानमंत्री इमरान खान ने असीम मुनीर को आईएसआई चीफ के पद से हटा दिया था। 2019 में पुलवामा हमले के समय ये जनरल असीम मुनीर ही आईएसआई के चीफ थे। ये आप याद रखिएगा, पुलवामा का जो हमला हुआ था उस समय यही आईएसआई के चीफ थे। और इसके बाद जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन्हें पनिशमेंट पोस्टिंग के तहत आईएसआई के चीफ से हटाकर कोर कमांडर बना दिया, तब भी उनकी किस्मत चमकती चली गई, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ वही बन सकता है जो कभी ना कभी कोर कमांडर जरूर रहा हो। इससे पहले वो कोर कमांडर कभी रहे नहीं थे, इसलिए आर्मी चीफ बनने का कोई सवाल ही नहीं था, वो क्वालिफाई ही नहीं करते थे। लेकिन इमरान खान ने उन्हें कोर कमांडर तो ये सोचकर बनाया कि इनको पनिशमेंट पोस्टिंग दी जाएगी और इन्हें कमजोर कर दिया जाएगा, लेकिन यहां भी असीम मुनीर की किस्मत चमक गई। वो कोर कमांडर बने और उसी की वजह से उसके बाद आर्मी चीफ बनने का उनका रास्ता साफ हो गया। लेकिन उस दिन से उनकी इमरान खान से दुश्मनी हो गई। वर्ष 2022 में जनरल असीम मुनीर को रिटायर होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे और उनका नाम आर्मी चीफ की रेस में दूर दूर तक नहीं था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह व्यक्ति आर्मी चीफ बन सकता है। लेकिन एक बार फिर उनकी किस्मत चमकी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें सिर्फ इसलिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना दिया क्योंकि तब इन दोनों का दुश्मन एक ही था और उस दुश्मन का नाम था इमरान खान। ये एक प्रकार की डील हो गई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ असीम मुनीर की कि हमारा दुश्मन एक है इमरान खान, और इमरान खान को निपटाने के लिए इन दोनों ने हाथ मिला लिया। और असीम मुनीर जैसे ही आर्मी चीफ बने उन्होंने इमरान खान से बदला लेना शुरू कर दिया और इमरान खान को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भिजवा दिया गया। असीम मुनीर की पढ़ाई असल में मदरसे में हुई है, इसीलिए उनकी सोच इतनी कट्टर है। ये मदरसे में पढ़े हैं और वो पाकिस्तान के पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जिसका बैकग्राउंड सीधे तौर पर धर्म से जुड़ा हुआ है। और असीम मुनीर को पूरा कुरान मुंह जुबानी याद है, इसलिए उन्हें अक्सर हाफिज भी कहा जाता है। इसलिए क्योंकि
ये मदरसे में पढ़े हैं, धार्मिक रूप से बहुत कट्टर माने जाते हैं, इसीलिए इनकी भाषा अगर आप देखेंगे तो आपको इनकी भाषा में एक आर्मी चीफ जैसा जो सोफिस्टिकेशन है वो कभी नजर नहीं आएगा। असीम मुनीर का पाकिस्तान की सेना में आना ही उनकी किस्मत की वजह से संभव हो पाया, नहीं तो ये सेना में भी नहीं होते, क्योंकि अपने कार्यकाल के दौरान जनरल जियाउल हक ने मदरसों में शिक्षा लेने वाले लड़कों के लिए पाकिस्तानी सेना की भर्तियों को खोल दिया था। इससे पहले मदरसों में पढ़ने वाले लोगों की भर्तियां पाकिस्तान की सेना में वर्जित थी। अगर आप मुझसे पूछें तो इस समय शहबाज शरीफ सरकार का सिर्फ एक मुखौटा है और पाकिस्तान में सत्ता की सारी ताकत जनरल असीम मुनीर के पास ही है। और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले उन्होंने अपना आर्मी चीफ का कार्यकाल वर्ष 2027 तक बढ़वाया और फिर ऑपरेशन सिंदूर में हार के बावजूद पाकिस्तान की सरकार से उन्होंने फील्ड मार्शल का ओहदा ले लिया। ये दुनिया में अकेले ऐसे आर्मी चीफ होंगे जो युद्ध में हारने के बाद प्रमोशन ले लेते हैं, पुरस्कार ले लेते हैं। एक ऐसा जनरल जो युद्ध में हारा और फिर भी फील्ड मार्शल बन गया। जनरल असीम मुनीर को उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप की मदद से पाकिस्तान के राष्ट्रपति वो एक न एक दिन जरूर बन जाएंगे, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप को इस समय सूट करते हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप को यह उम्मीद है कि असीम मुनीर की मदद से वो पाकिस्तान से ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे, पाकिस्तान उनकी जेब में आ जाएगा। एक और बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप की यह भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई दूसरा आर्मी चीफ पाकिस्तान का मना कर देगा, या इस समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी चीज के लिए मना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप आज भी चाहें तो पाकिस्तान से जो चाहे वो करवा सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि भारत को दर्द किस में होगा, भारत को क्रोध किस चीज में आएगा, भारत को वो असल में छेड़ना चाहते हैं। वो जानते हैं कि भारत के लिए एक दुखती रग क्या है। भारत के लिए दुखती रग है पाकिस्तान की आर्मी लीडरशिप, भारत के लिए दुखती रग है पाकिस्तान में जनरल असीम मुनीर, जो लगातार भारत को घायल करते आ रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को, यानी किसी राजनेता को अपने यहां बुलाया होता, उसके साथ लंच किया होता, उसके साथ बातचीत की होती, तो भारत को कभी बुरा नहीं लगता। अगर वो शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस बुलाते डोनाल्ड ट्रंप, तो भारत को इतना बुरा नहीं लगता, भारत को चुभता नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप है। लेकिन वो सेना पाकिस्तान की जो लगातार भारत का खून बहाती आ रही है, वो सेना जो भारत के लगातार खिलाफ काम करती आ रही है, जिसके हाथों में भारत के जनता का खून है, उस सेना प्रमुख को, पाकिस्तान के सेना प्रमुख को अगर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाते हैं, तो भारत को यह बात जरूर बुरी लगी है और भारत ने यह बात डोनाल्ड ट्रंप को बता दी थी। और आपको याद होगा, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जब वापस भारत आ रहे थे कनाडा से G7 समिट के बाद, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें न्योता दिया था कि आप व्हाइट हाउस होते हुए जाइए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस न्योते को अस्वीकार कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर को भी व्हाइट हाउस में बुलाया था। अमेरिका में आज तक 2 सबसे बड़े हमले हुए हैं अमेरिका के ऊपर। पहला हमला जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था, आपको याद होगा, और दूसरा वर्ष 2001 में 9/11 का हमला। पर्ल हार्बर के जवाब में अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर उसने परमाणु बम गिरा दिया था। कितना बड़ा बदला उसने लिया था जब पहली बार अमेरिका के ऊपर किसी ने इतना बड़ा हमला करने की जुर्रत की। दूसरा हमला 9/11 का हमला था और उस हमले के 10 साल बाद 2011 में पाकिस्तान में इस हमले के आरोपी उसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने मार डाला था, अपना बदला ले लिया था। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ वो सलूक नहीं किया जो उसने जापान के साथ किया था। आज जिस देश के आर्मी चीफ ये धमकी दे रहे हैं, उसी देश में ही अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन उसामा बिन लादेन छुपा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप शायद बहुत जल्दी इस बात को भूल गए। आज जिस समय पूरी दुनिया जापान पर 80 साल पहले हुए परमाणु हमले को लेकर शोक मना रही है, उसी समय जनरल असीम मुनीर आधी दुनिया को परमाणु हमले से खत्म करने की धमकी दे रहे हैं।
याद कीजिए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। टैरिफ वॉर की वजह से ट्रंप की अभी अमेरिका में कितनी आलोचना हो रही है, यह सोचिए। इसी समय, लगभग जिस समय की हम बात कर रहे हैं, यही अगस्त के महीने में 6 अगस्त को बरसी है उस परमाणु हमले की, और उसी के आसपास पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऐसी ही परमाणु हमले की धमकी देते हैं अमेरिका में जाकर। यह विडंबना आप देखिए। और ऐसे में जनरल असीम मुनीर के अमेरिका की भूमि से परमाणु धमकी देने पर अब ट्रंप की कूटनीति को लेकर अब नए सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में शांति की बात कर रहे हैं, समझौतों की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए, लेकिन वो कैसे मिलेगा अगर उन्हीं के देश में आकर पाकिस्तान जैसे देश का आर्मी चीफ अगर कहता है कि आधी दुनिया को मैं उड़ा दूंगा परमाणु बम से, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की शांति की बातों का क्या हुआ? भारत के साथ अमेरिका के टैरिफ वॉर को लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना अमेरिका का नाम लिए अमेरिका की इस सुपर पावर वाली सोच की आलोचना की है। कुछ लोग हैं जो भारत का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं, तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के लोग उसे नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। लेकिन जरा दुर्भाग्य देखिए, यह भारत का दुर्भाग्य है। और भारत की सेना के बारे में आज जरा सोचने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल मुनीर, वो तो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, अमेरिका जाकर पूरी दुनिया को धमका रहे हैं, अमेरिका के जमीन से भारत को धमकियां दे रहे हैं कि हम आपका डैम अपने मिसाइल से उड़ा देंगे। कहते हैं कि भारत एक नाजुक सी कार है और पाकिस्तान एक बड़ा सा ट्रक है जो उस कार को कभी भी मसल सकता है। ये सारी बातें वो कह रहे हैं। ये वो आर्मी चीफ हैं जो युद्ध को हार चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हार हुई, फिर भी ये आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन जाते हैं। क्या किस्मत है। अब जरा भारत के जो जनरल हैं, भारत के जो वायुसेना प्रमुख हैं, भारत की जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके बारे में सोचिए। आज उनका दुख यह है कि हमारे देश में आज भी सेना को पाकिस्तान पर हमले के बाद अपने ही देश के लोगों को सबूत देना पड़ता है, अपने ही देश के लोगों के मुश्किल सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, अपने ही देश में यह साबित करना पड़ता है कि हम जीत गए, और देश के लोग मानने को तैयार नहीं होते कि हम जीत गए। अपने ही देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके कितने प्लेन गिरे, लेकिन पाकिस्तान के कितने प्लेन हमने गिराए ये नहीं जानना चाहते। हमारे देश के बाहर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी कुछ लोगों के मन में ये सवाल थे कि इस ऑपरेशन सिंदूर में कहीं भारत जीता भी है या नहीं, कहीं भारत का ज्यादा नुकसान तो नहीं हो गया। ऐसे लोगों को ना तो भारत सरकार पर कोई भरोसा है और ना ही भारत की सेनाओं पर। पाकिस्तान ने अपने नुकसान को कम करके दिखाने का पूरा प्रोपेगेंडा चलाया और दुनिया को यह बताया कि जीत उनकी हुई है, और उस पर भरोसा करके हमारे ही अपने देश के कुछ नेताओं ने अपनी ही सेना से सबूत मांगने शुरू कर दिया। और ये एक बार नहीं, हर बार होता है। ये बालाकोट के समय में भी हुआ था, ये उरी के समय में भी हुआ था, और ये इस बार फिर हो रहा है। भारत के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने 9 अगस्त को बेंगलुरु में यह बताया कि दुर्भाग्य से बालाकोट हमले के बाद भी वायुसेना के पास उससे सबूत मांगे गए, और उस घटना से सबक लेते हुए
इस बार हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान पर हमले के सारे सबूत इकट्ठा किए। पाकिस्तान पर जो हमने नुकसान किया है उसके सारे वीडियो सबूत हमारी सेना ने इकट्ठा किए हैं। दुर्भाग्य देखिए इसलिए ताकि हम अपने ही देश के जब लोग हमारे दावों को मानने से इनकार कर देंगे तो सेना को फिर ये सबूत दिखाने पड़ेंगे। In Balakot, we could not get anything from inside, and it became a big issue trying to tell our own people, unfortunately, our own people, as to what we have been able to achieve. We had intelligence of what has gone on inside. We had intelligence of, human kind of intelligence, where we had very clear picture of inside in terms of there has been huge damage. There have been so many terrorists which have been utilized, but we could not convince our own people that, look, we have achieved that. But this time again, a thing like this would have given us the same problem. But we were lucky and we got these videos on the open. आपने कुछ नोट किया असीम मुनीर की बॉडी लैंग्वेज में और हमारे देश के जो वायुसेना प्रमुख हैं, हमारे देश के जो सेना प्रमुख हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में अंतर देखिए। असीम मुनीर झूठ के पैरों पर खड़े हुए हैं। असीम मुनीर हार चुके हैं लेकिन फिर भी सीना चौड़ा करके चल रहे हैं। उनके देश में कोई उन पर सवाल नहीं उठा रहा। हमारे देश के जो वीर वायुसेना प्रमुख हैं, ये युद्ध जीत कर आए हैं, अपने दुश्मन को हरा कर आए हैं, फिर भी आज कहते हैं कि 2019 में हमने नुकसान तो बहुत किया लेकिन वीडियो नहीं बना पाए, सबूत नहीं थे और इसलिए हमारे देश के लोगों ने बहुत बड़े बड़े सवाल किए, हम पर भरोसा नहीं किया। इस बार हम सबूत लेकर आए हैं। सोचिए उस सेना के बारे में, उस सेना प्रमुख के बारे में, उस वायुसेना प्रमुख के बारे में जिसके दिमाग में लगातार यह भी चल रहा है कि दुश्मन को हराना तो है, दुश्मन का नुकसान करना है, लेकिन साथ ही अगर सबूत नहीं मिले तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। यह फर्क है पाकिस्तान की सेना में और भारत की सेना में। यह फर्क है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में, पाकिस्तान के लोगों में और हमारे लोगों में। और इसीलिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इंडियन एयरफोर्स ने ये वीडियोस बनाए हैं। ये सबूत हैं कि हमने पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है और ये सारे सबूत हमारे वायुसेना प्रमुख ने देश के लोगों को दिखाए हैं, विपक्षी नेताओं को दिखाए। आज भारत की इस मजबूरी को समझिए, भारत के इस दर्द को समझिए कि बहुत बड़ा दर्द है किसी भी देश की सीमा सेना के लिए कि जब अपने ही देश में इन चीजों पर भी राजनीति शुरू हो जाए, जब अपने ही देश में विपक्षी नेता ये कहने लगें कि हमें तो सबूत चाहिए और जब तक आप सबूत नहीं देंगे हम कैसे मान लें। इसी देश के लोग जब ये कहने लगते हैं कि हमें तो ये जानना है कि भारत के कितने फाइटर जेट गिरे, हमें पाकिस्तान के फाइटर जेट गिरने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जरा याद कीजिए, जब पाकिस्तान ने यह दावा किया कि उसने भारत के 5 फाइटर जेट्स को गिरा दिया और जब डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह बात कह दी तो हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने और कुछ लोगों ने आंख बंद करके विश्वास कर लिया। पूछने लगे क्या हुआ उन 5 फाइटर जेट्स का, पहले यह बताइए। लेकिन इस बार वायुसेना प्रमुख ने जब खुलासा किया कि भारत ने भी पाकिस्तान के 6 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को नष्ट कर दिया, अभी तक उसके बारे में ना तो राहुल गांधी का कोई बयान आया है और ना ही विपक्षी नेता कुछ कह रहे हैं। लेकिन वायुसेना प्रमुख ने आपको यह तो बताया कि भारत ने भी पाकिस्तान के 6 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स गिराए हैं, जिसमें से 5 फाइटर जेट हैं। लेकिन उसमें भी जो बड़ी बात समझने की है वो ये है कि उन्होंने जब खुलासा किया, वो खुलासा जो सबसे बड़ा है वो ये है कि पाकिस्तान को अपने जिन F-16 लड़ाकू विमानों पर सबसे ज्यादा घमंड है, उनमें से भी कुछ फाइटर जेट्स को भारत ने नष्ट कर दिया। भारत के वायुसेना प्रमुख ने यह बताया कि भारत के हमले में पाकिस्तान के कुछ F-16 लड़ाकू विमानों के हैंगर्स तबाह हुए हैं और इसमें F-16 विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं। भारत के वायुसेना प्रमुख ने अपने बयान में इस दौरान किसी चाइनीज फाइटर जेट का नाम नहीं लिया। 5 एयरक्राफ्ट अगर उन्होंने पाकिस्तान के गिराए हैं उड़ते हुए ऊपर से, तो उनमें से चाइनीज एयरक्राफ्ट जरूर होंगे, लेकिन उन्होंने चाइनीज एयरक्राफ्ट का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ F-16 का नाम लिया, जो कि अमेरिका में बना हुआ फाइटर जेट है। ये
अमेरिका को दिया गया एक संदेश है जो शायद अभी तक बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। F-16 वही फाइटर जेट्स हैं जो अमेरिका ने 80 के दशक में पाकिस्तान को दिए थे और पाकिस्तान को इन पर बड़ा घमंड है और अमेरिका के साथ हुए समझौते के मुताबिक पाकिस्तान इन F-16 विमानों का इस्तेमाल सिर्फ आतंकवादी विरोधी अभियानों में ही कर सकता है। लेकिन उसने भारत पर दबाव डालने के लिए इन प्लेन्स का हर बार इस्तेमाल किया है और जैसा कि आप जानते हैं वर्ष 2019 में भी बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान ने इन विमानों को अपनी सीमा पर तैनात कर दिया था, जिस पर अमेरिका ने पाकिस्तान से तब जवाब मांग लिया था। पाकिस्तान के पास लगभग 75 F-16 लड़ाकू विमान मौजूद हैं और भारत के हमले में इनका नष्ट होना एक ऐसी खबर है जो पाकिस्तान को तो तड़पाएगी ही, लेकिन यह खबर अमेरिका को भी आज बहुत चुभ रही होगी। इसलिए इस बात को समझिए कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने चाइनीज एयरक्राफ्ट का नाम नहीं लिया, लेकिन F-16 का नाम जरूर लिया। और अमेरिका एक ऐसा देश है जिसे अपने F-16 विमानों पर बड़ा गर्व है। उसे अच्छा नहीं लगता अगर पूरी दुनिया में कहीं भी उसके इन विमानों को नष्ट किया जाता है, लेकिन यह सीधा संदेश था अमेरिका के लिए। देखिए, that is Shahbaz, their Jacobabad airfield, one of them again, a major airfield that was attacked. And here there's an F-16 hangar, which you can see here. And here this is the photograph again from open source, from one of their earlier pictures of the same hangar. And here that hangar, which is one half of the hangar is gone. And I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. So if I can just sum it up, what we were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I've shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system that is in Lahore and Okara. Then of course runway at Sargoda and Rahim Yar Khan. 3 hangars that we attacked. One was of course Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. तो आपने देखा कितनी बार वायुसेना प्रमुख ने F-16 का नाम लिया है। ये यहाँ खड़े होकर संदेश जा रहा है सीधे अमेरिका कि देखिए आपके जो F-16 पाकिस्तान में थे, हमने उनका क्या हाल किया है। ये संदेश चीन के लिए नहीं है, ये संदेश पाकिस्तान के लिए भी नहीं है, ये संदेश है अमेरिका के लिए कि तुम्हारे F-16 गए। एक और बात आप देखिए, हमारे वायुसेना प्रमुख की विनम्रता को देखिए। जो विजेता होता है वो हमेशा विनम्र रहता है। वो विजेता हैं इसलिए विनम्रता से अपनी बात कह रहे हैं, बड़े बोल नहीं बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही सही आंकड़े आपके सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने रख रहे हैं। असीम मुनीर की तरह नहीं है कि सारी बातों को छुपा लें और उसके बाद सीना चौड़ा करके अपनी हार को जीत में तब्दील कर दें। यह फर्क है भारत के जनरल में और पाकिस्तान के जनरल में। भारत के जो जनरल हैं, वायुसेना प्रमुख हैं, उनकी जो विनम्रता है वो आपको आज दिखाई देगी और ये विनम्रता विजेताओं में आती है, हारने वालों में नहीं आती। आजकल युद्ध पर कोई भी देश कितना बड़ा प्रोपेगेंडा चलाता है, उससे ही युद्ध में हार और जीत का फैसला आजकल हो रहा है। यानी किसी युद्ध का नतीजा अब जंग के मैदान में नहीं, बल्कि कई बार तो सोशल मीडिया पर चलाई गई फेक न्यूज और नैरेटिव की मदद से तय हो जाता है। हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 10 अगस्त को यह कहा कि आज अगर पाकिस्तान की जनता से आप पूछेंगे कि यह युद्ध कौन जीता, तो शायद पाकिस्तान की जनता कहेगी कि क्योंकि पाकिस्तान का आर्मी चीफ अब फील्ड मार्शल बन चुका है, क्योंकि असीम मुनीर को प्रमोट किया गया है, फील्ड मार्शल बना दिया गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ही जीता होगा। If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he's become field marshal. So what I'm saying that this is how you can influence the population. So it is the domestic population, it is the adversaries population, and it is the neutral population. तो इस सारी नैरेटिव की बात है और पाकिस्तान इस तरह के
नैरेटिव को गढ़ने में महारत हासिल रखता है। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है, जो बड़े बड़े देश हैं, जो असीम मुनीर को देख रहे हैं, उन्हें अब ये सोचना होगा कि वक्त आ गया है जब पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर नज़र रखें, क्योंकि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो बहुत ही गैर जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कह रहे हैं।